हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी लोगों को। मैं जैदी सर आपका ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ वीडियोस से अब तक आगे बढ़ते हुए हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना हमारा उद्देश्य है और इसके माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको मजबूत करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वो जो जहां हमने कल छोड़ा था उसी के आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के जो हमारा ज्ञान सागर का जो ये यूट्यूब चैनल्स है इसके जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है सर इसको बढ़ाते हुए। तो आज का जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जो आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अभी क्वेश्चन आपके सामने है कि शिशु घुटने के बल चलना आरंभ करता है। तो यहाँ पर हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं बच्चे की जो शैशवावस्था की होती हैं वो होती हैं। हमने इससे पहले भी आपको कई सारे क्वेश्चंस पर इस तरह के ध्यान दिलाया है। आपको इन चीज़ों के बारे में क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बच्चा जो है क्या 8 माह में, 10 में, 11 और 6 माह में। मैं एक बार फिर से उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो आज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कि जब भी हम कभी इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जिनमें कि सीधे सीधे कुछ फैक्ट लिखे होते हैं, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर यानी कि फैक्ट टू फैक्ट ही रहते हैं। अर्थात हमको इस ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकार, यानी कि ये जो है अभिसारी होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। इनमें जो है जो बात कही गई है बस वो वही रहेगी, इसमें ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यानी इसमें कि वो बातें रहती हैं जो बिल्कुल अपने आप में फिट रहती हैं। तो यहाँ पर हम 8 माह है, 10 माह है, 11 और 6, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा घुटने के बल चलना, ठीक है कि इसमें एक चीज़ की कंडीशन ज़रूर लगेगी और वो कंडीशन उसके पोषण की हो सकती है, यानी कि बच्चे को कैसा खान पान मिल रहा है उसके अनुसार। लेकिन जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उस स्वाभाविक क्रिया के अनुसार बच्चा अपनी आयु के अनुसार ही वो वही क्रिया करेगा जो उसकी आयु पर निर्धारित है, अर्थात होती है। यानी कि ये बात कैसी होगी, ये बात यूनिवर्सल होगी, ये बात सार्वभौमिक होगी, अर्थात सब जगह के बच्चे विश्व में जहाँ जहाँ हैं वो इसी तरह से इसी क्रम में अपना विकास कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें और अन्य प्रकार की कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ आपको मेमोरी पर ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ याद रखने वाली बात है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इसमें, क्षमा चाहते हैं एक मिनट, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम जो है देखेंगे कि जो सीधा सीधा इसका आंसर होगा 10 माह। ठीक है, तो जो 10 माह का बच्चा होता है वो बच्चा घुटने के बल चलना शुरू कर देता है, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जो 7 माह होता है, 7 माह में बच्चा जो होता है क्या होता है, बैठना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जब 7 माह में बच्चा बैठना प्रारंभ कर देता है तो बिस्तर से उतरना या बिस्तर पर ही नीचे जमीन में घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। कब? 10 माह में। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और होगा शिशु में सहज मुस्कुराने की क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही प्रश्न रहेगा, वही फॉर्मेट रहेगा। हम यहाँ पर भी जो है तथ्यों के साथ चलेंगे, यथार्थ फैक्ट टू फैक्ट इसमें बात होगी कि जन्म के दूसरे सप्ताह में बच्चा मुस्कुराना शुरू करता है या जन्म के 1 सप्ताह बाद शुरू करता है या 20वें दिन या 1 महीने में। तो यहाँ पर भी जो शोध हुए हैं बच्चों पर, ये सारे शोध कोई एक व्यक्ति द्वारा या एक मनोवैज्ञानिक द्वारा नहीं किए गए हैं। विश्व में अनेक लोगों ने शोध करने के उपरांत जो बात आई है वो फिक्स है इसमें। इसलिए इसमें ये नहीं कह सकते कि मेरे घर का बच्चा तो जो है इतने दिन में कर लेता है, तो फलां दूसरे के घर में बच्चा को उसको मैंने देखा इतने दिन में कर लेता है। ये यहाँ पर प्रक्रिया नहीं लागू होगी। यहाँ पर वही बात लागू होगी जिसमें जो कि पहले से निर्धारित है, अर्थात जो कि
विश्ववादी सत्य के रूप में न होते हुए भी एक प्रकार से सार्वभौमिक होती हैं, सत्य मानी जाती हैं और उनके परीक्षण अपने आप में परफेक्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हम पिछले प्रश्न के समान जाएंगे सीधे सीधे 20वें दिन। आपको अब यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना है बस कि बच्चा कितने दिन में मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो जन्म के 20वें दिन बच्चे को अगर आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि 10 से 12 दिन में बच्चे की आंखें खुल जाती हैं। बहुत से बच्चे तो कुछ दिन पहले इससे भी पूर्व आंखें खोल लेते हैं। तो आंखें खोलने की क्रियाएं निर्धारित नहीं है, अलग अलग तरीके से बच्चों में होती हैं। लेकिन बच्चा जब आकर्षित होने लग जाता है किसी चीज़ को देख करके, आँखों का जो रेटिना है वो बच्चे का जो है एक तरफ फिक्स होने लग जाता है। प्रकाश को देख करके उसकी तरफ अपना सिर यानी कि एक तरह से आँखों का जो रेटिना है उसको घुमाने लग जाता है, आवाज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। तो ये सारी क्रियाओं के साथ ही साथ वो बच्चा मुस्कुराने की क्रिया भी 20वें दिन में शुरू कर देता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स इसको। जन्म के दूसरे सप्ताह में 14 दिन हो जाएगा, जन्म के एक सप्ताह में 7 दिन हो जाएगा, एक माह में 30 दिन हो जाएगा। इसलिए मुख्य रूप से याद रखेंगे 20 दिन। अगर प्रश्न में ये इस रूप में हो 14 दिन तो भी आप इसको क्या करेंगे, नहीं, ठीक है। अगर जन्म के 7 दिन तो इसका भी मतलब होगा नहीं, जन्म के 30 दिन तो इसका भी मतलब होगा ये नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है आपको कि 20वें दिन बच्चा जो है वो जन्म के बाद मुस्कुराने की क्रिया शुरू कर देता है। एक चीज़ और पीछे की तरफ जाएंगे, सहज यानी हमेशा नहीं करता। एक कॉमन सी बात है कि कभी कभी वो स्वतः ही कोई नहीं भी होता है तो अपने से भी बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्कुराने की क्रिया, मैं मुस्कुरा करके बता रहा हूँ, यही मुस्कुराने की क्रिया होगी जो बच्चा भी अपने से करना शुरू कर देता है। अर्थात यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की कि बच्चे में संवेदनाएं धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे में संवेदनाएं प्रकट होना शुरू हो जाती हैं, और दूसरे शब्द में कहें तो ये कहा जा सकता है कि बच्चे के संवेग धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परिपक्व नहीं होते यहाँ पर संवेग, शैशवावस्था में बच्चे के संवेग परिपक्व नहीं होते, आगे की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, यथार्थ उसमें क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और होगा कि शिशु रंगों की पहचान करता है। शिशु रंगों की पहचान कब करना शुरू कर देता है? तो शिशु रंगों की पहचान क्या 4 वर्ष में करता है, 3 वर्ष में करता है, या 5 या 6? अभी तक के जो प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, ये ज़्यादातर सभी प्रश्न जो हैं बोधात्मक ना होकर के सीधे सीधे कैसे हैं, तथ्य आधारित। ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखें, क्या बोलते हैं, तथ्य आधारित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न तथ्य आधारित प्रश्न हैं, तथ्य आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चा केवल क्या करते हैं, हम फैक्ट टू फैक्ट चलते हैं, तो जो चीज़ होगी उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे सीधे इस फैक्ट की तरफ, और 5 वर्ष में, अब क्योंकि ये हमारा इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला है, इसमें लाइव नहीं हो। अगर हम लाइव होते तो हम आपसे कमेंट्स लेते, इस पर तुरंत आंसर लेते। ऑफलाइन होते क्लास में तो मैं आप ही से पूछता कि बताएं बच्चा 4 वर्ष में या 3 वर्ष में या 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की कि यहाँ आपसे मुझे आंसर सीधे नहीं मिलेगा, मुझे आप तक केवल फैक्ट पहुँचाना है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको केवल फैक्टों से परिचय प्राप्त कराना है, जिससे कि आप इसको अच्छे से याद कर सकें और याद करके इसको एग्जाम में अपने सही आंसर पर जाएं। तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और उससे पहले फिर से ध्यान देंगे कि बच्चा रंगों की पहचान 5 वर्ष में पूरी तरह से करने लग जाता है। उसको लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, इस तरह के रंग हैं, ये उसको अच्छे से पहचान होने लग जाती है, ठीक है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और होगा तेज प्रकाश के प्रति शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है। जब बच्चे के सामने बहुत तेज प्रकाश होता है, मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, वीडियो हमारा बन रहा है, चारों तरफ से हमें क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, रोशनी अच्छी खासी है यहाँ पर। अब बच्चा अगर ऐसे ही किसी रूम में सो रहा है, लेटा हुआ है, अगर उसके सामने अचानक से एकदम से, जैसे ये मेरे हेड के ऊपर जो है ये लाइट लगी हुई है, अगर खोल दी जाए तो बच्चा क्या होगा, एकदम से प्रकाश की तरफ क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। आंखें ऐसे ऐसे करके चिमचिमा भी सकता है, आंखों के साइड से अगर प्रकाश दूसरी तरफ से कहीं तो उधर आंखें अपनी घुमा सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, तेज प्रकाश के प्रति
शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है। कब? जन्म के समय, 30 दिन के अंदर, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो यहाँ पर भी वही सारे प्रश्न आ रहे हैं। आज की जो हमारे प्रश्न है वो ज़्यादातर सब फैक्ट टू फैक्ट हैं, इसलिए इसमें हम व्याख्यात्मक रूप में ज़्यादा ना जा करके सीधे सीधे इसके आंसर पर जाएंगे। और याद रखने वाला, आप इनको अपने कॉपी पर, अपने रजिस्टर पर इनको सबको नोट कर लें कि ये शैशवावस्था में बच्चों के साथ हो रहा है, ये बाल्यावस्था में बच्चों के साथ हो रहा है, ये घटनाएं बच्चे के साथ किशोरावस्था में हो रही हैं। जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में जुड़े रहते हैं, मैंने उनको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में होने वाले बच्चों में जो विशेषताएं होती हैं और जो उनके अंदर विकास प्रकट हो रहा होता है, विकास की जो विशेषताएं उनके अंदर दिखाई दे रही होती हैं, हमने उन पर आपको जो है क्वेश्चंस या पॉइंट्स नोट कराए हैं, आप तक पहुंचाए हैं। यहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि इसके हमारे पिछले वीडियोस भी देखें, जिनमें मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उनमें जो बच्चों में जो विकास के तत्व प्रकट होते हैं, हमने उन पर चर्चा की है। तो उन्हें आप अपने रजिस्टर या कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखने की बात होगी कि बच्चा जो है, यानी शिशु जो होता है, बेबी जो होता है, वो तेज प्रकाश की तरफ, यहाँ पर प्रकाश का जो मामला है वो कैसा है? तेज। अगर किसी रूम में एक कोई बल्ब जल रहा है तो वो तेज प्रकाश नहीं कहलाया जाएगा। तेज प्रकाश जब होगा जब बच्चे के सामने कई सारी लाइट्स एक साथ बहुत तेजी के साथ सामने आती हैं, तब वो अनुक्रिया करता है उसकी तरफ। मैंने अभी जैसे बताया, आंखें चिमचिमाएगा, ऐसे ऐसे करके इसके जो प्लग हैं वो डिपर करेंगे, है ना, या फिर जो है आंखें पूरी तरह से बंद करेगा, आदि आदि क्रियाएं करता है। तो इस तरह से जो है 30 दिन के अंदर वो करना ये प्रारंभ कर देता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन करता है, यानी कि कौन से स्तर का बच्चा जो होता है वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं होती हैं उन पर चिंतन करता है। हर एक देश की और वातावरण के आधार पर, अपने अपने देश और वातावरण के आधार पर, यानी देश काल और वातावरण के आधार पर समस्याएं अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि जापानी बच्चों की समस्याएं कुछ और होंगी, अमेरिका के बच्चों की जो राजनीतिक समस्याएं हैं राष्ट्रीय स्तर की उनकी वो अलग होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं भी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक ही जैसी होती हैं। अब अमेरिका और चीन की जो बीच की समस्या है वो अंतर्राष्ट्रीय है, तो हो सकता है कि अमेरिका और चीन जो है वो आपस में किसी इशू को लेकर के कुछ मतभेद हो तो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो समस्या हो सकता है कि भारत से संबंधित ना हो, वो समस्या हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित ना हो। तो इन जगहों के रहने वाले जो किशोर हैं वो उस पर ध्यान दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः बच्चों में कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके, यानी उनकी आयु का स्तर क्या होता है, वो क्या बुलाए जाते हैं, जिसमें कि वे इस तरह की समस्याओं पर चिंतन करते हैं, उनकी सोच और थिंकिंग पैदा होती है। तो क्या शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम ये कहते हैं कि अब ये समस्या पर चिंतन कब होगा, जब बुद्धि का विकास हो जाएगा। तो मानसिक परिपक्वता, कल हमने इस पर चर्चा की थी कि मानसिक परिपक्वता मेंटल मैच्योरिटी बच्चों में कब आती है। तो मेंटल मैच्योरिटी जो है बच्चों में कब आती है? 16 वर्ष की अवस्था में। यानी कि बच्चे का मानसिक विकास जो है, इसे कहेंगे मानसिक विकास जो है वो बच्चे का कब पूरा हो जाता है या मान लिया जाता है? 16 वर्ष की अवस्था में। और 16 वर्ष का अवस्था का बच्चा ना तो शैशवावस्था में होता है, 16 वर्ष का बच्चा ना बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि शैशवावस्था 0 से 6 पर समाप्त हो जाती है, बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12, या ये लड़कियों में है और ये लड़कों में होती है। ठीक, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ बात 16 वर्ष की जा रही, तो स्वाभाविक सी बात है कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा किशोरावस्था। बच्चा किशोरावस्था में जो है अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन आरंभ कर देता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और होगा कि बाल्यावस्था के
पूर्वाध में बालक के मानसिक विकास का क्या रूप होता है? बाल्यावस्था के पूर्वाध, बाल्यावस्था का पूर्वाध एक होता है उत्तराध, यानी कि पहले ही बालक के मानसिक विकास का क्या रूप होता है? क्या 200 शब्दों तक की सरल कहानियों को याद करके सुना सकता है, या पालतू जानवरों, चिड़ियों और सवारी के साधनों यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में समानता कर सकता है क्या? जहाज और ट्रेन में, या फिर जो है बस और ट्रक में, है ना, कार और जो है ट्रैक्टर में, इस तरह से क्या वो भिन्नता करने लग जाता है? 20 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है, या चित्रों को भली भांति क्या कर सकता है? व्याख्या कर सकता है। क्या ऐसा होता है बच्चे के अंदर? ये सारी चीज़ों में से कौन सा? तो यहाँ पर पूर्वाध का मतलब क्या होगा? बाल्यावस्था का पूर्वाध क्या होता है? शैशवावस्था का क्या होता है? उत्तराध होता है। बाल्यावस्था का क्या होता है? शैशवावस्था का क्या होता है? उत्तराध। जो शैशवावस्था का उत्तराध होगा वो बाल्यावस्था का क्या होगा? पूर्वाध होगा। वो बाल्यावस्था का पूर्वाध होगा। तो इस स्थिति में बच्चा क्या करेगा? बच्चा मुख्य रूप से इसमें हम बच्चों को जो उनकी बुक्स वगैरह होती हैं उसमें देखा होगा, बच्चों को पालतू जानवरों के नाम सिखाए जाते हैं, चिड़ियों के नाम बताए जाते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से बच्चा इसमें करता है। 200 शब्दों तक की सरल कहानियों को याद करके सुना सकता है, ये यहाँ नहीं करेगा। ये बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में वो बच्चा ये कर सकता है। 200 पेज का मतलब हो गया कि लगभग 2 पेज बच्चे के हिसाब से, यानी कि 20 से 22 लाइन का कोई निबंध, कोई कहानी बच्चा ऐसे नहीं बता सकता। यहाँ पर जो है वो बाल्यावस्था के जब पूर्वाध न होकर के उत्तराध होगा तब बच्चा ऐसा कर सकता है, या कह सकते हैं कि किशोरावस्था के पूर्वाध में बच्चा ऐसा कर सकता है। इसलिए ये नहीं होगा। 20 शब्दों तक के वाक्यों को दोहरा सकता है। 20 शब्दों तक के वाक्यों को दोहराने की क्रिया जो होती है वो भी जो है बच्चे में शैशवावस्था के मध्य में ही हो जाती है। जो बच्चे जो है 3 से 4 वर्ष के होते हैं उसी में बच्चे 20 शब्द, मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया था कि किस आयु पर बच्चों के अंदर कितने शब्दों का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर ये जो है शैशवावस्था के मध्यकाल की बात है, 3 से 4 वर्ष की बात होती है। चित्रों की भली भांति व्याख्या कर सकता है। चित्रों की भली भांति व्याख्या यहाँ पर वो नहीं कर पाएगा, बहुत सारे चित्र होते हैं, इसलिए इसमें भी बच्चे की जो है बाल्यावस्था की बात है। मुख्य रूप से इसका आंसर होगा ये। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला होगा कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑड हो गया है, आप ये समझेंगे कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ रखना, विज्ञान की कल्पना, काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत। तो ध्यान देंगे सबसे पहले हम कि यहाँ पर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता कहा जा रहा है। तो बाद की बाल्यावस्था का मतलब हो गया उत्तरार्ध, बाल्यावस्था का उत्तरार्ध। बाल्यावस्था का उत्तरार्ध जो होगा वो किशोरावस्था का क्या होगा? पूर्वार्ध होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि भविष्य की योजनाओं की क्या बच्चे के अंदर बाल्यावस्था में सूझबूझ आ जाती है? क्या विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेने लग जाता है? बढ़ती हुई तार्किक शक्ति होती है। तो इसको समझने के लिए जीन पियाजे के बारे में जो आपको बताया गया है, तो जीन पियाजे की जो बताई गई अवस्थाएं हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि सबसे पहली वाली तो होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। ठीक है, ये बच्चे की सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है, 0 से 2 होती है, 2 वर्ष। ठीक है, दूसरी होगी, ये कौन सी होगी? ये होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये तीसरी बताई गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और इसके बाद चौथी बताई गई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि क्या बच्चा विज्ञान की काल्पनिक कथाओं
के बारे में, क्योंकि ये बाल्यावस्था की बात की जा रही है। और ये वाला जो समय होता है 11 से 15 वर्ष के बीच का होता है। ये जो होता है ये आपका यहाँ से चलते हैं, ये 2 से 7 होता है, 7 वर्ष, और ये 7 से 11 वर्ष होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चा कब क्या करता है। तो बच्चा काल्पनिक चीज़ों के बारे में चिंतन कब करेगा, यहाँ करेगा, ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा तार्किक शक्ति जो है बच्चे के अंदर कब आएगी, ये भी इस अवस्था की बात है। काल्पनिक भयों का अंत, काल्पनिक जितनी भी चीज़ें सब इसी काल से जुड़ी हुई हैं। तो बचेगा कौन सा, बचेगा ये। तो इस तरह से भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ बाल्यावस्था में इसमें नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक। यहाँ पर कहा गया है निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के विकास की, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर भविष्य के बारे में कोई सूझबूझ नहीं होती, उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि वो भविष्य में क्या बनेगा। ये अलग बात है कि जो बच्चा यहाँ जो सीख रहा है वही वो भविष्य में जाकर के बनेगा। तो बाल्यावस्था को भविष्य निर्माण का काल तो माना जाता है कि यहाँ बच्चे को जो बनना है वो इसी अवस्था में उसका प्रारंभ हो जाता है, बेस तैयार होने लग जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर अपनी सूझबूझ नहीं होती है। इसलिए यही वाला आंसर आपका हो जाएगा, बाकी शेष इस व्यवस्था से जुड़ी रहेंगे। अगले की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अभी कक्षा में हम लोग यानी क्लास जब हुई है इसमें मैंने आपको अधिगम से संबंधित पूरा चैप्टर आपको अच्छे से डिस्कस किया था। इस डिस्कशन में हमने अधिगम में जो रुकावट पैदा होती है, जो बाधा उत्पन्न होती है, अधिगम में जो नीरसता आ जाती है, अधिगम में जो सीखने में बच्चे के एक गैप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पठार कहते हैं, है ना। पठार के बारे में क्या कहा जाता है कि पठार क्षैतिज, पठार क्षैतिज प्रसार हैं, ठीक। पठार भी लिख देते हैं यहाँ पर। पठार क्या होते हैं, क्षैतिज प्रसार होते हैं, यानी सीधे सीधे एक अवस्था आती है जिसमें बच्चा सीधे प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस करते हुए ऐसी अवस्था आ गई, ये क्षैतिज की अवस्था हो गई। अब बच्चे को कुछ अंतराल के बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसके अंदर ये अब आ जाती, तो इसे सीढ़ी नुमा भी कहते हैं। और सीढ़ी नुमा यानी कि बच्चे के अंदर, और ये पठार का स्वरूप ये भी हो सकता है कि एक बार आगे प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन प्रोग्रेस करते करते अब उसके वो डाउन में चला गया, डाउन के बाद फिर वो अपने प्रोग्रेस कुछ अंतराल के बाद से शुरू की, फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर उसमें ये स्थिति आ जाएगी। तो ये हो या ये एक ही जैसे है, सीढ़ी नुमा भी कहते हैं हम इसको, सीढ़ी नुमा अवरोध। तो अब पठार का मतलब ये होता है। तो क्या अब है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। कौन सा पठार का कारण नहीं है, क्या प्रेरणा की सीमा, या विद्यालय का असहयोग, या शारीरिक सीमा, या ज्ञान की सीमा। तो ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में इन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे कि आंसर पर कैसे जाएं। अगर नहीं भी पता है तो आंसर पर जाएं कैसे। यहाँ पर सीमा आया है, यहाँ सीमा आया, यहाँ सीमा, यानी कि तीनों में एक जैसी बात कही जा रही है। इसको आप पकड़ें, इस पर ध्यान दें, ये ट्रिक्स होती हैं। तो जब इनमें सब में एक बात है, इसमें नहीं लगा, तो आंसर बन गया अपने आप ये। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे के अंदर जब प्रेरणा की सीमा ही नहीं हो, एक सीमा तक बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, उसके बाद कितना भी आप मोटिवेशन दें बच्चा थक जाएगा शरीर से, या अन्य उससे मोटिवेशन मिलना बंद हो जाएगा, पुनर्बलन मिलना बंद हो जाएगा, तो बच्चा सीखने में रुकावट पैदा होगी। शारीरिक सीमा, किसी भी कार्य को करने की हमारी शारीरिक सीमा होती है। एक शारीरिक सीमा के बाद हम किसी भी काम को करना रोक देते हैं, थक जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये रुक जाएगा। ज्ञान की सीमा, ज्ञान अर्थात किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की भी हमारे अंदर एक क्षमता या एक सीमा होती है, उसी के लेवल पर ही हम जो है ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, विद्यालय का असहयोग। कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होता जो बच्चों को असहयोग करता हो, अगर फिर भी तो पठार आने में विद्यालय के असहयोग जो है कारण नहीं होता है, इसलिए यही आंसर होगा, शेष जो है आंसर नहीं होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सीखना है,
सीखना क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और उपरोक्त सही सभी। हम इनको जोड़ने से पहले इसमें कहेंगे कि सीखना क्या है। तो सीखना आत्मसात करना है। सीखना क्या है? सीखना आत्मसात करना है और आत्मसात की क्रिया कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में होती है। सीखना क्या है? सीखना आत्मसात करना है। आत्मसात की क्रिया कहाँ होगी? तो मस्तिष्क में होगी, ठीक है। तो आत्मसात की क्रिया मस्तिष्क में होती है। यहाँ पर हम सेंटेंस के हिसाब से समझाने के लिए आपको बोला था, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आत्मसात करना। तो अब जब हम आत्मसात की क्रिया करेंगे और मस्तिष्क से करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। तो सीखना व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये आंसर सही हो जाएगा। सीखना अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है। स्वाभाविक बात है, थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखने में के 3 प्रमुख नियम है। सीखने के 3 प्रमुख नियमों में सबसे मुख्य जो है, जब बीच की बात करेंगे, पहले तत्पर और तैयार होना जरूरी है। तत्परता और तैयारी का नियम, उसके बाद अभ्यास का नियम और फिर परिणाम का नियम। तो अभ्यास का परिणाम है, इसलिए ये भी बात सही होगी। बच्चा जो है जितना अभ्यास करेगा उतना ही उसको आएगा। इसके बाद है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो सीखने में अपेक्षा, यहाँ पर शब्द लगा हुआ है अपेक्षा। क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि सीखना हमें स्थायी नहीं होता है कि आज हमने जो चीज़ सीख ली वो हमेशा के लिए स्थायी हो गई, अब हम भूलेंगे नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें अस्थायी होती हैं, कुछ समय बाद हमारे मस्तिष्क से निकल जाती हैं। अगर हम उसमें अभ्यास ना करें, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो निकल जाएंगी। इसीलिए कहा गया प्रैक्टिस बाय मेड। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपके मस्तिष्क में नहीं आएंगी। इसलिए व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी है। अपेक्षा है, बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, कभी नहीं भूलते, तो इसलिए ये भी आंसर सही हो गया। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ? उपरोक्त तो सभी, उपरोक्त तो सभी इसका आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और होगा सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। अभी अभी हमने इस पर डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसको हम क्या कहेंगे? सीधे सीधे हमें मालूम है सीखने का वक्र, तो सीखने की उन्नति को बताते हैं। सीखने के वक्र क्या होते हैं? सीखने की उन्नति को दर्शाते हैं, उन्नति को दर्शाते हैं, उन्नति दर्शाते हैं, ठीक है। तो और स्मृति तो याद रखना है, अवधान रुकावट है, ठीक है। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो होगा आंसर ये, ठीक है। उसे पठार कहते हैं, सीखने के पठार कहते हैं। चलेंगे अगले की तरफ। अधिगम अंतरण की भूमिका होती है। अधिगम अंतरण मतलब ट्रांसफर, लर्निंग ट्रांसफर की भूमिका होती है। सदैव सकारात्मक, सदैव नकारात्मक, सदैव शून्य, कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक। तो याद रखिएगा कि सीखने की जो लर्निंग ट्रांसफ़र, जो कुछ भी लर्निंग ट्रांसफ़र क्या होता है? जो कुछ भी हमने सीखा वो कुछ समय के बाद हमें किसी दूसरे उसमें सहायता करता है। तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सकारात्मक भी होता है, ये नकारात्मक भी होता है, ये शून्य भी होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर क्योंकि हमें कभी सकारात्मक, तो जब ये इसमें परिवर्तन हो रहा है कि ये सकारात्मक भी होता है नकारात्मक भी होता है, तो जब इनमें परिवर्तन हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि इसका आंसर होगा कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक, ठीक है। तो इस तरह से जो है सीखने के अंतरण की भूमिका इस रूप में होती है। वैसे ध्यान रखना है कि शून्य भी होती है। जब सीखा गया कोई ज्ञान
पूर्व ज्ञान किसी नए ज्ञान को सीखने में किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं देता, ना ही कोई हानि पहुंचाता है, ना कोई सहायता देता है, ना कोई हानि पहुंचाता है, तो वो शून्य होता है। तो वो शून्य होता है। जब सीखा गया कोई ज्ञान किसी पूर्व ज्ञान किसी नए ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, नए ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, ठीक है, सहायक होता है, तो क्या होगा, वो सकारात्मक होगा। और सहायता नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो नकारात्मक होगा। ठीक, तो इसलिए आंसर होगा ये। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, वातावरण संबंधी कारक या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इनमें से दिए गए जो कारक हैं, कौन से कारक सीखने को प्रभावित कर रहे हैं? क्या व्यक्तिगत कारक हो सकता है, बच्चा व्यक्तिगत रूप से बीमार है या व्यक्तिगत रूप से कुछ उसके अंदर कुछ डिसएबिलिटी है, इस आधार पर बच्चा व्यक्तिगत, हर बच्चा नहीं हो सकता, किसी एक आध बच्चे में अधिगम की लर्निंग डिसएबिलिटी हो सकती है, अधिगम की अक्षमता हो सकती है, तो व्यक्तिगत कारक हो सकता है। सामाजिक कारक के रूप में बच्चा समाज के ऐसे वर्ग से आता है जहां पर उसको संसाधनों का अभाव है, या ऐसे समाज से आता है जहां पर शिक्षा के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई अभिप्रेरणा उसको प्राप्त नहीं होती है। इसके साथ साथ ऐसे वातावरण में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है या सीख रहा है जहां पर सीखने का वातावरण नहीं है, शोरगुल बहुत होता है, हो हल्ला होता है, अन्य दूसरी चीजें होती हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, ये तीनों होंगे, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। बात करेंगे अगले प्रश्न का कि अधिगम अंतरण किस प्रकार का हो सकता है। अभी अभी हमने इस पर बात की है, ये उसी वाले का बिल्कुल दूसरा स्वरूप है कि अधिगम अंतरण किस प्रकार का हो सकता है। अभी हमने पठार पर बात की थी, यहाँ पर उसी से संबंधित है कि अधिगम धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, निषेधात्मक का मतलब नकारात्मक होगा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा सभी। तो सभी प्रकार का होता है, ये भी होता है, अभी अभी आपको बताया, ये सहायक होता है, ये ना तो सहायता देता है ना ही जो है हानि पहुंचाता है, और ये सहायता नहीं देता है। तो इस तरह से जो है आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में जाएंगे और अब 44वां क्वेश्चन है हमारे सामने आ रहा है, अधिगम में अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य है। अधिगम में अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, किसी बाहरी तत्व या व्यक्ति या शब्द आदि के माध्यम से जब किसी बालक या व्यक्ति को किसी कार्य को करने की अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। फिर से समझें ध्यान से कि जब किसी बालक या व्यक्ति को किसी बाहरी तत्व या व्यक्ति इत्यादि से, कोई व्यक्ति के अलावा कोई तत्व भी हो सकता है, कोई वस्तुएं भी हो सकती हैं, कोई चित्रकार है और वो जा रहा था कहीं, लेकिन जैसे ही पहुंचा तो उसको नदी किनारे का एक सुंदर सूरज उगता हुआ सुबह का जो है दृश्य नजर आ गया, और उसके पास में जो है ड्राइंग आदि का एक पैड आदि मौजूद था, वो अपने थैले में हमेशा रखता था, लिया और ले करके खड़ा हो गया। अभी प्रेरणा मिली उसको किससे? इस प्राकृतिक दृश्य से, और उसने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है सीखने की। तो अधिगम में अभिप्रेरणा का मुख्य कारक सीखने की इच्छा को विकसित करना है। स्वाभाविक सी बात है कि अभिप्रेरणा से हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर सीखने की इच्छा को जागृत करते हैं। तो ये बात तो सही हो गई। सीखने की शक्ति संचारित करना, स्वाभाविक बात है कि हम जब बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किसी चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं ऐसा करिए, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्तर पर प्रसिद्धि पाने का अवसर मिलेगा, तो बच्चा उस कार्य को करने की उसको क्या होता है, शक्ति संचारित होती है, उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये भी बात सही हो जाएगी। सीखने की प्रक्रिया बनाए रखने में सहायता देना, जब ये दोनों सही हो रही है तो आंसर ये भी सही हो गया। तो इस तरह से हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है अधिगम में अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य करते हैं। ये सभी अभिप्रेरणा देने का कार्य करते हैं सीखने में। चलेंगे आज की क्लास का, हमारा आज का जो है उसका अंतिम प्रश्न होगा, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला केंद्रीय तत्व यानी कि सेंट्रल मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? जब भी कोई बच्चा सीखता है तो क्या अधिगम से
या पुनर्बलन से या जन्मजात, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा कोई भी जन्मजात कुछ भी सीख करके नहीं आता है, बल्कि क्या होता है कहीं जो जब समाज में आ जाता है तो यही सीखता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें अभी इससे पहले वाला हमने प्रश्न पढ़ा कि हमें जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए अधिगम के लिए सबसे केंद्रीय तत्व क्या होगा? केंद्रीय तत्व होगा पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है बच्चा जब पुनर्बलन बच्चे को मिलता है, पुनर्बलन क्या होता है? तो जब अधिगम के कार्य करते हुए बीच में ही जब बालक या छात्र को कोई ऐसी वस्तु या चीज़ मिल जाती है जिससे कि उसे कार्य को करने में और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसे ही हम पुनर्बलन या फिर जो है रीइंफोर्समेंट कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपके कुछ प्रश्न थे आज के। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में सहयोग देंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आप इन प्रश्नों में जो मुख्य चीज़ आपको अच्छे से याद हैं वो छोड़ देंगे, जो आपको लगता है कि इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है इन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलेंगे। और इस तरह से इन प्रश्नों के जैसे अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम फिर से पुनः हाजिर होंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप हमारे इस YouTube चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। तो अब आप जो है अगली बार के लिए हमारा इंतज़ार करेंगे। हम आज इसके बाद धन्यवाद।